हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम कल इसका पहला पार्ट हम जो हिंदी का वर्ड और ध्वनि से पहला पार्ट मैंने इसका डाला था, जो आपके एसआई के लिए, मेंस के लिए, साथ ही साथ आपके पीएससी मेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। आप कोई भी एग्जाम ले लें तो हिंदी का जो सिलेबस है लगभग 125 नंबर आपसे एसआई में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा 125 नंबर, जिसमें आप वर्ड और ध्वनि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप एसआई के एग्जाम दिए होंगे तो वर्ड और ध्वनि से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो लगभग 125 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिए। तो लगभग 21 क्वेश्चन तक पहले पार्ट में किया था, अगर नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है, तो बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हिंदी में व्यंजन वर्गों की संख्या यहाँ पे कितनी है? तो 28, 30, 33 या 35। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 33, याद रखिएगा। तो हिंदी में जो सब्जेक्ट है, हिंदी में जो व्यंजन वर्ग के वर्डों की जो संख्या यहाँ पे 33 है। स्वर की बात करूँ तो लगभग 11 स्वर वर्ण है। संयुक्त व्यंजन की बात करूँ तो यहाँ पे 4 संयुक्त व्यंजन है, और उच्छिष्ट व्यंजन साथ ही 2 है, जिसमें आपके ड और अड़, ये आपके उच्छिष्ट व्यंजन है। तो टोटल यहाँ पे वर्णमाला में 52 वर्ण है आपके हिंदी में, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंठ ध्वनियाँ व्यंजन कौन सी है? तो मतलब जो आपका जो कंठ जो ध्वनि या व्यंजन कौन सी वर्ण है? तो इसमें टोटल यहाँ पे 4 जो व्यंजन होते हैं कंठ ध्वनि में। तो कंठ जो ध्वनि में जो व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ पे 3 2 5 यहाँ पे वर्ण होते हैं। तो इसको याद रखिए, क, ख, ग, घ और ड, ये आपके व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पे 4, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे क, ख, घ और आपका ड, ये आपके 5 है। तो यहाँ पे जो ड है इसमें भी जोड़ा गया है। तो इसे आपके जो क वर्ग से लेकर कंठ जो व्यंजन वर्ण है, आपके 5 वर्गों की संख्या यहाँ पे 5 है। तो इसको याद रखिए कि यहाँ पे क, ख, घ और आपका ड, टोटल 5 यहाँ पे जो कि कंठ ध्वनियाँ हैं या व्यंजन है। तो इसको याद रखिए कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो घ के बाद आपका यहाँ पे ड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 जो कि कंठ ध्वनियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्वध्वनि का उच्चारण कौन से स्थान पर होता है? तो मूर्धन्य में, तालव्य में, दंत्य में या ओष्ठ में? इसका सही आपसे जो स्वध्वनियाँ हैं ये आपके जो स्वध्वनि है आपके उस व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका श, फिर सालक स और षटकोण के स, फिर सड़क के स, फिर हलवाई ख, ये आपके जो 4 जो वर्ण है आपके उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका जो जो सालक स वाला जो ध्वनि का जो उच्चारण कहाँ पे होता है? तो आपके उस व्यंजन के अंतर्गत होता है। तो इसको याद रखिए। यहाँ पे जो कि टाइप मैं नहीं कर पाया हूँ, तो यहाँ पे आपका जो उस व्यंजन के अंतर्गत आपका जो स्वध्वनि का जो उच्चारण स्थान यहाँ पे उस व्यंजन के अंतर्गत होता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 4 उष्ण व्यंजन है, श, श, श और ह लास्ट में। तो 4 जो वर्ण है आपके सध्वनि का उच्चारण यहाँ पे उस व्यंजन के अंतर्गत होता है। तो इसको यहाँ याद रखिए। इसको मैं पीडीएफ में जो कि टाइपिंग करके सुधार दूंगा, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ट वर्ग से लेकर ट से पूरा जो अड़ तक जो व्यंजन वर्ण है आपके मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं, मतलब मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। जिससे ट वर्ग में आपका ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, मतलब इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी ऑप्शन ट, ठ, ढ, अड़ा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिए। जो व्यंजन वर्ण है आपका ट, ठ, ड, ढ और अड़, आपके मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके वर्ण जो जो ध्वनियाँ है, यहाँ से डेफिनेटली आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसको खास करके रिवीजन भी कीजिए, ताकि जो वर्ण बताया जा रहा है उसको आपसे याद हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, त, थ, द, ध और स और न आदि का उच्चारण जो स्थान कहाँ पे होता है? तो तालव्य में या आपके दंत्य में, मूर्धन्य में या दंतोष्ठ में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा त, थ, द, ध, स और न, ये आपके जो जो वर्ड है आपके
त वर्ग में आपका दंत्य आपके वर्ग के स्थान पे यहाँ पे उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो आपके त वर्ग में दंतव्य जो कि आपके दंतव्य में इस यहाँ पे उच्चारण स्थान होता है। तो वर्ण को खास करके याद रखिएगा। तो आपके जो व्यंजन वर्ण है आपके दंतव्य वर्ग के अंतर्गत ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, तालव्य या कंठ व्यंजन। इसका सही तो आपका ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। जैसे जैसे जो व्यंजन जो उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, मतलब श्वास जो कि यहाँ पे अवरोधक होता है, तो ये आपका ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत जो प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ, म, टोटल 5 वर्ड है। तो ये आपके प वर्ग में जो आते हैं प, फ, ब, म आपके ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि को उच्चारण में कठिनाई होगी, तो ल वर्ण में, ब, ध या ख वर्ण में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब वर्ण। याद रखें, तो अगर नीचे का जो होंठ पूरी तरह से अगर काट दिया जाए तो आपका जो ब जो वर्ण है इस ध्वनि को उच्चारण में बहुत हमें कठिनाई होगी। तो इसका सही जो वर्ण हो जाएगा बी ऑप्शन ब वर्ण, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं वह जो व्यंजन का वर्ण जो उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, या वह व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो दंतव्य में, ओष्ठ में, मूर्धन्य में या दंतोष्ठ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन में होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको मैं PDF में एडिट कर दूंगा टाइपिंग। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो याद रखिएगा। अंतस्थ व्यंजन में आपका जो वह व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो अंतस्थ व्यंजन में होता है। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से जो कि वर्ण आते हैं, तो य, र, ल और व, जो 4 जो वर्ण है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो य, र, ल, व ये आपके जो व्यंजन है आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 दंतव्य व्यंजन कौन सा है, तो मतलब आप त वर्ग से आप त से लेकर ध जो आप त से लेकर न से जो वर्ण है व्यंजन वर्ण, तो आपके दंतव्य जो वर्ग के अंतर्गत आता है। तो आपका यहाँ पे दंतव्य व्यंजन कौन सा है, तो न, त, श और ह। तो यहाँ पे दंतव्य व्यंजन के अंतर्गत आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो न है, त, थ, द, ध और ये न 5 वर्ड है आपके त वर्ग है, तो इसको दंतव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आपका जो न भी आपके दंतव्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वर रहित र का प्रयोग कहाँ पे हुआ है या कहाँ पे होता है, तो ट्रक में, पुनर्निर्माण में, त्राटक में या शत्रु में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पुनर्निर्माण में र का प्रयोग होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पे अ और आ, क और ग, य और धनुष के ध और फ और आपका भ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क और ग, बी ऑप्शन। याद रखिए प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा, जो 5वां वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो आपका जो क वर्ग है आपका क, ग और ढ, तो आपका जो क, ग है आपके अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण मुंह से कम वायु निकलती है, मतलब मुंह से हम बोलेंगे तो कम वायु निकलती है, आपके अल्प प्राण कहलाता है। तो इसको याद रखें अल्प प्राण के अंतर्गत आपका क वर्ग में क, घ और ढ, तो इसमें क, ग दिया है तो आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएगा। परिभाषा पूछे तो वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण मुंह से कम वायु निकलती है आपके अल्प प्राण इसको कहलाता है। तो इसको याद रखिए, सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित कौन सी बात यहाँ पे गलत है या कौन सा यहाँ पे असत्य है, तो ध जो वर्ड है आपके ध आपका सघोष महाप्राण दंतव्य है, बी है आपका ब है, ब आपका सघोष ओष्ठ महाप्राण है, च है आपका अघोष तालव्य अल्पप्राण है और ख है आपके ख जो है आपके कंठ महाप्राण अघोष है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ख जो है वर्ण आपके कंठ महाप्राण का अघोष है, तो ये आपका जो सही नहीं है। ख जो है आपके अघोष जो कि व्यंजन वर्ण की जो कि वर्ण है आपके ख जो है आपका अघोष व्यंजन वर्ण है। बाकी यहाँ पे कंठ महाप्राण अघोष दिया गया है, तो आपके अघोष व्यंजन वर्ण है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे आपके क्या कहलाते हैं? तो घोष ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ या डी आपके अल्पप्राण ध्वनियाँ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अघोष ध्वनि। जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं। अघोष ध्वनि की जो संख्या कितनी है? तो 13 जो कि है, इसको याद रखिए, जिसमें आपका क ख च छ ट ठ त थ प और आपका फ, तो ये आपके टोटल यहाँ पे, और लास्ट में आपके श श और श, बाकी आपके स वाला जो वर्ड है उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो बाकी 13 जो संख्या ये इसकी है आपके अघोष ध्वनि की, तो इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? तो संयुक्त ध्वनि, इस संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि छुपी हुई? तो इसमें युग्मक ध्वनि छुपी हुई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो क वर्ग, घ, झ, य। इसका सही ऑप्शन क वर्ग याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो क वर्ग यहाँ पे जो कि महाप्राण ध्वनि के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह और स। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अवर्ण, याद रखिए। तो अघोष वर्ण की परिभाषा अगर पूछे तो जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो उसे हम अघोष ध्वनि कहते हैं। अघोष ध्वनि की जो संख्या मैंने बताया था 13 है, इसको याद रखिए। तो आपका जो जो वर्ण है ये आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। बाकी ज, ह और स आपके अघोष वर्ण नहीं है। बाकी जो है आपके अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संबल में कौन सी ध्वनि छुपी हुई थी? संपृक्त, संयुक्त, युग्मक या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आप ऑप्शन हो जाए संपृक्त। तो संबल में आपका संपृक्त ध्वनि छुपा हुई आपके ग्रामीण बैंक क्लर्क परीक्षा 2010 में क्वेश्चन को पूछा गया था, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो परमात्मा, परमात्मा या परमात्मा या परमात्मा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन परमात्मा। जो वर्ड लिखा है वह शब्द, तो अधोलिखित शब्द में आपका जो कौन सा रूप जो है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसका बी ऑप्शन जो है आपका दृष्टि के हिसाब से वर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध वर्ड आपका बी ऑप्शन शब्द कि सबसे शुद्ध शब्द में लिखा है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आपके एमपी पुलिस विभाग स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो घनिष्ठ, 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 तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पे कौन सा जो शुद्ध जो वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा शब्द शुद्ध शब्द में लिखा है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका जो सी ऑप्शन है घनिष्ठ, ये आपका सही वर्ड जो शब्द में सही शब्द में लिखा है शुद्ध वर्तनी शब्द में, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा जो शब्द रूप यहाँ पे शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है? तो आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एसआई के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे मात्रा वगैरह पूरा जो भी एक एक मात्रा भी आपको ध्यान देना, अगर एक भी मात्रा आप छोड़ देते हैं तो आपका जो आंसर है गलत हो जाएगा, मतलब माइनस में चला जाएगा। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो हम जो डी ऑप्शन है आशीर्वाद जो लिखा हुआ है आपका सही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपको मात्रा हलन तो अगर कोई बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, तो एक भी अगर मात्रा हलन भी छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देंगे, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपसे एक नंबर मतलब कट जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 41 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दर्शन अभिलाषी, तो यहाँ पे कौन सा जो शब्द सही वर्तनी दृष्टि से लिखा हुआ है? तो हम यहाँ पे देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है दर्शन अभिलाषी, ये आपका सही शुद्ध वर्तनी के शब्द से बना हुआ है। तो बाकी जो सी डी गलत है, बाकी जो बी जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुद्ध शब्द में वही लिखा है वर्तनी के हिसाब से, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखें तो ए बी सी डी में आपका जो बी ऑप्शन है अतिशयोक्ति जो शब्द लिखा हुआ है आपके शुद्ध वर्तनी से सबसे शुद्ध वही शब्द लिखा है बी ऑप्शन अतिशयोक्ति। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके 2012 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल दिया, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस देखेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो शब्द का शुद्ध रूप है आगामी, आगमी, आगामी, अगमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आगामी, सी ऑप्शन। तो शब्द का शुद्ध रूप यहाँ पे आगामी हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध रूप है पैतृक, पैतृक, पैतृक या पैतृक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन पैतृक। याद रखिए शुद्ध रूप आपका क्या कहलाता है? तो आपका पैतृक कहलाता है। तो इसको याद रखिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, सही रूप है। तो यहाँ पे ABCD ऐतिहासिक लिखा है, तो यहाँ पे जो सही लिखा हुआ है वही को आपको आंसर लगाना है। तो इसका जो बी ऑप्शन ऐतिहासिक लिखा हुआ है, ऐतिहासिक, यही आपका सही शब्द रूप में लिखा है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिए। तो आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको समझ आएगा, उसके हिसाब से तैयार कीजिए। बाकी जो बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतने ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आज के सिलेबस जो सेशन चलाया गया कैसा लगा। अगर आपसे कुछ पूछना होता है तो इसको कमेंट बॉक्स से कर दीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।